हेलो दोस्तों। ये जो रिसेंटली इंडिया चाइना के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ है ना, अब लोग सोचने लगे कि राजीव गांधी के पीरियड में अगर इंडिया और चाइना का इकोनॉमी एक ही जगह था, तो अब ऐसा क्या हो गया कि ये पिछले 30 साल के अंदर चाइना हमसे इतना आगे निकल गया है। हमसे 5 से 6 गुना उनका इकोनॉमी हो गया है। क्या हम गलती हम कर बैठे, और क्या अच्छाइयाँ उन चाइना में है कि इस 30 साल में वो इतना आगे निकल गए। तो पहले इसके बारे में कुछ डिस्कशन अगर करूं, उससे पहले हम चार्ट देख लेंगे कि 1990 में दोनों देश कोर सेक्टर्स में कहाँ था, अब कहाँ है। फिर भी एक चीज़ मैं बता देता हूँ कि एक मेजर रीज़न जो था, ये था, ये जो दो बंदे का पिक्चर आप देख रहे हैं, ये बिल क्लिंटन एंड जियांग जेमिन है, जो उस समय का दोनों राष्ट्र नेता थे, अमेरिका और चाइना का। ये दोनों में एक ट्रेड एग्रीमेंट हुआ था जो चाइना के लिए गेम चेंजर साबित हुआ। तो अभी हमें जो चाहिए, हमें भी इस तरह के रिलेशंस अमेरिका के साथ चाहिए, इसको उभर के लाना पड़ेगा। खैर, अभी ये कोर सेक्टर्स देख लेते हैं। कोल में चाइना का जो प्रोडक्शन था, इंडिया का 1/5 था 1990 में। अभी भी कोल में देखिए चाइना इंडिया से काफ़ी आगे है। सीमेंट में 1990 में चाइना का प्रोडक्शन था अप्रॉक्सीमेटली 25 करोड़ टन, और इंडिया का सिर्फ 4 करोड़ टन। खैर, वो जो भी है, अगर अभी का रेट देखते हैं तो 267 करोड़ टन चाइना का प्रोडक्शन है, जबकि सिर्फ इंडिया का 32 करोड़ टन। पावर जनरेशन के बारे में अगर देखते हैं तो 6 लाख गीगावाट का प्रोडक्शन 1990 में था चाइना का, और 1,96,000 गीगावाट इंडिया का था। चाइना 6 लाख से उभर के 70 लाख तक पहुंच गया अभी, जबकि इंडिया सिर्फ 15 लाख में पड़ा हुआ है। हाइड्रो पावर में अगर देखेंगे, 1990 में 1.5 लाख गीगावाट का था चाइना का, जबकि अगर 2019 में भी इंडिया का हाइड्रो पावर देखें तो वो चाइना के 1990 के लेवल से भी काफ़ी कम है। सोलर पावर में भी देखेंगे डेटा, तो चाइना काफ़ी आगे है। स्टील में भी, जब उस समय 6 करोड़ 58 लाख मेट्रिक टन का स्टील चाइना बनाता था, इंडिया बनाता था 1 करोड़ 49 लाख। ठीक है, अब चाइना का जो है 92 करोड़ 82 लाख मेट्रिक टन प्रोडक्शन है, इंडिया का सिर्फ 10 करोड़ 64 लाख मेट्रिक टन प्रोडक्शन है। चाइना का जो प्रोडक्शन है इतना ज़्यादा है स्टील का, ये कहा जाता है कि दुनिया के बाकी सब देशों का मिला के जितना स्टील प्रोडक्शन होता है ना, चाइना तो अकेले ही उतना कर लेता है। अब जाते हैं व्हीकल्स में। टोटल व्हीकल्स जो है 15,85,000 का प्रोडक्शन था चाइना का 1997 में। इंडिया का 1997 में 5,90,000 था। अब 1990 के बाद नहीं कर रहे, तब तो इंडिया का ऑलमोस्ट कुछ नहीं था। अब 2019 में चाइना का जो प्रोडक्शन है वो व्हीकल का हो गया 2 करोड़ 57 लाख 21,000, जबकि इंडिया का सिर्फ 45 लाख में ही इंडिया पड़ा हुआ है। अगर 4 व्हीलर देखें तो उस समय का बात छोड़ ही दीजिए, इंडिया तो थोड़ा उभर के आना शुरू कर दिया था 2006 से। अब 2006 का ही एक आंकड़ा ले लेते हैं, 79 लाख जब चाइना का प्रोडक्शन था व्हीकल 4 व्हीलर का, सिर्फ 19 लाख प्रोडक्शन इंडिया का तब था। विद इन नेक्स्ट 14 ईयर 2019 में 79 लाख से चाइना आ गया 2 करोड़ 72 लाख 94,000 प्रोडक्शन, जबकि इंडिया का सिर्फ 52 लाख में इंडिया पड़ा हुआ है। तो हर एक सेक्टर में अगर आप देखें तो इंडिया पिछड़ा ही नहीं, काफी पिछड़ा हुआ है अभी तक। अब हमें चाइना को ओवरकम करना है, ठीक है ना। तो
ये जो डाटा जब हम निकल रहे थे ना, तब एक चीज रिसर्च के दौरान मेरे सामने आया। वो है कि 2008 से 2014 तक स्पेशली चाइना के लिए ये टाइम तो काफी बढ़िया रहा। हालांकि 2014 के बाद भी वो अच्छे ही किए। तो उस समय इंडिया तो पूरा मिस कर गया अपॉर्चुनिटी को। अब हम देखेंगे कि चाइना क्या अच्छा कर गया, इंडिया क्या बुरा कर गया ड्यूरिंग लास्ट 30 इयर्स। तो चाइना के सक्सेस के पीछे अगर रीजंस हम ढूंढे तो रीजन नंबर 1 भी है चाइनीज गवर्नमेंट एंड डेमोग्राफी, रीजन नंबर 2 में भी वही है, रीजन नंबर 3 में भी वही है। अगर मैं इन नंबर ऑफ रीजन भी ढूंढ लूँ ना, तो वो चाइनीज गवर्नमेंट रोल एंड डेमोग्राफी निकल के आ रहा है। अब ये स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि चाइना कैसे इवॉल्व किया। पहली स्टेप में चाइनीज गवर्नमेंट ने तो फॉरेन कंपनियों को माल बेचने में काफी बाधा दिक्कतें डालना शुरू किया। जैसे कि चाइना वॉल बना दिया कि हमारे इधर अगर माल बेचना है तुम्हें तो इधर इंडस्ट्री लगाओ, हम तुम्हें सब देते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर देंगे, लो कॉस्ट लेबर देंगे, दिक्कत क्या है, आ जाओ। और फॉरेन कंपनीज आना भी शुरू कर दिया। इसमें क्या हुआ कि वो लोग तो बाहर से लेबर लेके नहीं आए, वो चाइनीज लेबर लेके काम शुरू किया। तो चाइना का जो लेबर सेक्शन था वो जो कंप्लीट अनस्किल्ड था। ये मैं सिर्फ लो लेवल लेबर की बात नहीं कर रहा हूँ। चाइना का इंजीनियर, डॉक्टर, जब जो भी हाई एंड लेबर भी है ना, सब क्वाइट अनस्किल्ड था वेस्टर्न कंट्रियों से, ये तो ऑब्वियस है। तो सभी लेबर लोग गॉट मच एक्सपोजर, उनको काफी ज्यादा एक्सपोजर मिला और वो सीखे, वो ट्रेंड हुए, बहुत अच्छी तरह से सीखे। तो अब क्या हुआ कि चाइना का तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ गया, चाइना की इकोनॉमी भी बढ़ रही है। अब जो सेकेंड लेवल में क्या हुआ कि ये न्यूली इवॉल्व स्किल्ड वर्कर जो चाइना का बना, ये लोग अपना अपना मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग और टेक्नोलॉजी स्टाफ खुद का बनाना शुरू कर दिया। नए नए एंटरप्रेन्योर बने। तो ये लोग फॉरेन कंपनी को कंपटीशन देना शुरू कर दिया। जैसे कि देखिए, आप एप्पल को तो काफ़ी पहले से जानते हैं, नोकिया को भी जानते हैं, पर ये जो चाइनीज कंपनी आया, जियोमी, रेडमी, रियलमी, ये सब कितने दिनों से जानते हैं बताइए। आज ये सब फोन कंपनी ये अमेरिकन कंपनी को कंपटीशन दे रहा है कि नहीं? बिल्कुल दे रहा है। इवन आप अगर आप श्रोता के बारे में बोल रहा हूँ कि आप अगर किसी बिजनेस सेक्टर से, इंडस्ट्रियल सेक्टर से हो, तो आपको पता होगा कि कोई भी मिलों का, कोई भी फैक्ट्रियों का जहाँ जो चलाने के लिए पहले से जो मशीनरीज है वो बाहर से आया करता था, अभी चाइना से आ रहा है। चाइनीज लोग बना रहा है, ठीक है। तो चाइना तो काफी अच्छा कंपटीशन दे रहा है। तो यहां से लेवल 3 आता है। लेवल 3 में क्या हुआ कि बाय दिस टाइम चाइना के पास काफी पैसा आ गया, चाइना काफी उन्नति कर गए, ठीक है ना। तो चाइनीज गवर्नमेंट अभी साम दाम दंड भेद का हमारा ही चाणक्य नीति अपनाना शुरू कर दिया। इसका मतलब है कि किसी कंट्री में अगर बाजार बनाना है तो पहले वहां के साथ फ्रेंडशिप से देखो काम बनता है कि नहीं। अगर नहीं बनता है, उनको घूस दो, फिर भी नहीं मानता है तो डराओ, धमकाओ, पनिशमेंट दो। और वहाँ के जो की पीपल है, इवन सिटीजन्स है, उन लोगों के बीच में फाइनली फूट डालो। एक रियल एग्जाम्पल मैं बोल देता हूँ। रिसेंटली एक कॉपर इंडस्ट्री तमिलनाडु में जो चलता था, वो कुछ एनजीओ ने उनको प्रोटेस्ट करके बंद करवा दिया। अब पता चलता है कि वो एनजीओ शायद लोग सोच रहे हैं कि कहाँ से फंडेड है। ये आप भी सोच सकते हैं, हम इधर बोल नहीं सकते,
आप समझ सकते हैं। खैर, और वही कॉपर जितना डिफिसिट हो गया प्रोडक्शन में, वही कॉपर न्यूली पाकिस्तान के जो कॉपर माइंस है बलूचिस्तान से, वहाँ से वो निकल रहे हैं और प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो ये मैं एक एग्जांपल के तौर पे बोल रहा हूँ कि अगर कहीं पे कुछ नहीं होता है तो एनजीओ है ना प्रोटेस्ट करने के लिए। अब इसके बाद आ गया फोर्थ लेवल। टिल लेवल 3 चाइना तो इवॉल्व हो गया, छा गया पूरा दुनिया में। तो छाने के बाद वो लोग देखे कि अभी भी जो इंटरनेशनल ट्रेड होता है ना, वो अमेरिकन डॉलर से होता है कि नहीं। तो अमेरिकन डॉलर का भी मोनोपोली खत्म करना है, ठीक है। तो पहले तो क्या अपना करेंसी जो है वो IMF वगैरह जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ से अप्रूवल करवा लिया इंटरनेशनल ट्रेडिंग के लिए। अब डिजिटल बैंकिंग, डिजिटल डिपॉजिट, ये वो सब वो निकल के ला रहा है अभी रिसेंट टाइम्स में। चल भी रहा था ठीक ठाक। वैसे भी बहुत सारे कंट्रीज है जिनको वो डेट ट्रैप में फंसा चुके, उनको इंसिस्ट भी किया कि अब तुम लोग अमेरिकन डॉलर से बिजनेस मत करो, तुम चाइनीज युआन से बिजनेस करो, ठीक है ना। इवन ये भी इंसिस्ट किया कि बहुत सारे कंट्रीज को कि अपने राजकोष में चाइनीज युआन रखो, अमेरिकन डॉलर मत रखो। चल रहा था ठीक ठाक। तो जिस हिसाब से चल रहा था, मानिए कि अगर 10 मोर साल 10 मोर साल अगर उनको मिल जाता तो वो तो सुपर पावर बन ही जाता। अमेरिका तो 100% सेकेंड पोजीशन में आ ही जाता। बट ऐसा है कि अब हो गया कुछ उल्टा। ये कोरोना वायरस आ गया। कोरोना वायरस आने के बाद, हालांकि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि चाइना ने जानबूझ के ये वायरस रिलीज किया, ठीक है ना। बट मेरा खुद का ये मानना है कि हालांकि मैं मानता हूँ कि शायद बायोलॉजिकल वेपन के तौर पे वो उनके स्टॉक में था, बट वो खुद नहीं निकाला, वो बाय एक्सीडेंटली निकल गया। क्योंकि ये आप सोचिए कि ये कोरोना वायरस के कारण वर्ल्ड वाइड इकोनॉमी ठप पड़ गया, लोगों सब बेरोजगार बन गए, बेकार हो गए, उन लोगों का परचेसिंग पावर खत्म हो गया। अब परचेसिंग जो भी होता था इससे पहले, बेचता कौन था? चाइना बेचता था। तो लॉस किसको हुआ? चाइना को हुआ। चाइना अभी थोड़ी ना वो कोरोना वायरस निकाल के वो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारेगा। तो लॉजिक ये है कि वो कोरोना वायरस जानबूझ के नहीं निकाला। हालांकि कोरोना वायरस निकल जब गया तो चाइना ने सोचा कि चलो अगर यहाँ से ड्यूरिंग दिस पैंडेमिक कोई माल नहीं खरीदता है तो दूसरों को भी बेचना नहीं दूंगा, इसीलिए वो फैला दिया वो डिजीज को, ताकि कोई इंडस्ट्री और कुछ भी दूसरी किसी जगह में शिफ्ट ना कर जाए। मैं मर रहा हूं तो सभी लोग मरो, ऐसा उनका फिलोसफी था। यहां तक तो ठीक था, कोई कुछ नहीं बोला, सब अपने अपने कंट्री को बचाने में लगा हुआ था। पर बोलता है ना, जे विनाशकाली विपरीत बुद्धि। और आप लोग देखेंगे हिस्ट्री में जितने भी बड़े बड़े स्टोरी है, सब जगह जो बैड पीपल, एविल पीपल है, वो पहले जीत हासिल किया करता था, बाद में सत्य का ही जय होता है, गुड पीपल का ही विजय होता है, ठीक है ना। तो ये सोचा कि चलो इस समय हांगकांग को भी निपटा लेते हैं, ताइवान को भी निपटा लेते हैं। अब से क्या हुआ, पासा उल्टा होना शुरू हो गया। तो चाइना के अगर फॉल होता है तो कोरोना वायरस जितना रिस्पॉन्सिबल है, ये शी जिनपिंग भी उतना ही रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है ना। सो अब हम देखेंगे कि चाइना तो कैसे ग्रोथ किया हमने देखा, इंडिया क्या गलत कर बैठा ये हम देखेंगे। देखिए, इंडिया के बारे में अगर बोलना ही चाहूंगा तो हमें 60 ईयर पहले जाना पड़ेगा, 1962 के वार के समय तक। 1962 के वार के समय अमेरिका इंडिया को बहुत हेल्प किया था। रियल रीजन ये है, जब चाइना धूम दबा के भागा, उससे पहले अमेरिकन फाइटर प्लेन कोलकाता एयरपोर्ट में लैंड करना शुरू कर दिया था, जो आपको किसी किताब में कहीं पे नहीं बोला जाएगा, हालांकि ये बोलना चाहिए।
क्योंकि जो लोग मिलिट्री में थे वहाँ से मुझे ये इन्फॉर्मेशन मिला है, बाहर नहीं निकलता है सारी चीज़। तो ऐसा क्या हो गया कि 1962 के 8 साल बाद 1971 में वही अमेरिका जो एंटी चाइना इंडिया वार के समय इंडिया को हेल्प किया, वो पाकिस्तान की तरफ चले गए। इंडिया को डराने के लिए, धमकाने के लिए वो वारशिप भेज दिए। क्या हो गया? तो ये क्या हो गया, ये तो एक होल डिफरेंट टॉपिक है, उसमें एक सेपरेट वीडियो बनाना पड़ेगा। खैर, मैं उसके बाद का बात करता हूँ, जब इंडिया ने, इंदिरा गांधी ने उनका डराना धमकाना को एकदम ये नहीं किया, मतलब उनको बोले जो करना है कर लो, और रशिया के हेल्प भी मिला उस समय, सोवियत यूनियन का। तो ये अमेरिका को एक ईगो इशू आ गया कि मैंने इतना सुपर पावर होके इंडिया को डराना चाहा, पर ये तो माना ही नहीं, तो इसको सबक सिखाना है। तो तब से क्या हुआ, उसके बाद अमेरिका कुछ हमारे के लिए अच्छा कर सकता था जो नहीं किया। जैसे कि पाकिस्तान न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी बना रहा था, वो जानबूझ के चुप बैठा रहा, ठीक है, वो एक गया। तो उस समय पाकिस्तान जो सोवियत यूनियन के अगेंस्ट में जो मुजाहिदीन बनाया था, काम हो जाने के बाद, निपट जाने के बाद वो कश्मीर पे डाइवर्ट कर दिया, तब भी चुप बैठा। ये आप सब लोग को पता है। ये तो एक सेक्शन गया। और हमारे तरफ से और क्या क्या गलती है, देखिए, एंड ऑफ 1980s से आफ्टर राजीव गांधी टिल वो 1990s हमारे इधर कितने सारे प्रधानमंत्री बना। ये चंद्रशेखर, बीपी सिंह, नरसिम्हा राव, अटल बिहारी वाजपेयी 3 बार, देवे गौड़ा 2 बार, इंद्र कुमार गुजराल, ये सब बना। तो उस समय हमारा जो नेता लोग है वो अपना गद्दी बचाने पे लगा हुआ था, देश का तब बेड़ा गर्क, और चाइना उस समय साइलेंटली अपना उन्नति कर रहा था। और 1998 के उस समय हमारा पोखरण टेस्ट के बाद बैन लग गया हम पे, और चाइना उस समय एक नया ट्रेड डील किया बिल क्लिंटन के साथ, और वो घटना उस चाइना के लिए गेम चेंजर बन गया, ठीक है ना। तो खैर, उसके बाद जो गोल्डन पीरियड के बारे में मैं बोला, 2008 से 2013-14 तक, उस समय मोस्टली हमारा यूपी 2 गवर्नमेंट था जो खुद फंसा हुआ था। सो मेनी स्कैम, कोल गेट स्कैम, 2G स्कैम, दिस स्कैम, दैट स्कैम। नॉट ओनली दैट, उस समय देखा गया है कि ज़्यादातर हमारा इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट ठप पड़ा हुआ था, एनवायरमेंटल क्लियरेंस नहीं मिल रहा था। तो राहुल गांधी ने 2014 इलेक्शन के पहले वो पूरा ठीकरा एनवायरमेंट मिनिस्टर जयंती नटराजन पे डाल दी। जयंती नटराजन निकल के प्रेस के सामने बोल दी कि ये तो सब राहुल गांधी का ही किया धरा है। वही इंसिस्ट करते थे कि ये सब एनवायरमेंटल क्लियरेंस ना दो, ये सब ऑन द रिकॉर्ड है, आप देख सकते हैं। अब उसके बाद जो नरेंद्र मोदी आया, वो आके तो देखता है कि चाइना ऑलरेडी इतना जाइंट बन गया है कि उसके साथ कॉम्पीट नहीं कर सकते। तो वो वही स्ट्रेटेजी अपनाया कि जैसे कि चाइना ने यूएस का इन्वेस्टमेंट लाया था एक समय, वही मोदी जी ने ट्राई किया कि चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट इंडिया पे लाए, जॉब जनरेट करे। बट मुझे उस समय से ही पता था कि मोदी जी जितना भी जिनसे मिल ले, कुछ होने वाला नहीं है। हाँ, जो इंडस्ट्री, जो सेक्टर ऑलरेडी बहुत सारे प्रॉफिट बना रहा है, वहाँ पे तो वो लोग अपना इन्वेस्टमेंट डाल देगा, कोई फंडामेंटल कुछ करेगा नहीं, क्योंकि वो इंडिया को राइवल समझता है। समझ रहे हैं ना, वो इंडिया के लिए अच्छा कभी कुछ नहीं करेगा। ये मुझे तब से पता था, बहुत दिनों से पता था, है कि नहीं। तो हुआ भी यही कि कुछ नहीं किया। अब आ जाइए कोविड पैंडेमिक के समय, ये लद्दाख कॉन्फ्लिक्ट, इसका माजरा क्या है देख लेते हैं। क्या है कि जब देखिए कोविड-19 पैंडेमिक सिचुएशन में हो जाने के बाद भी कोई कुछ नहीं बोला था, सब अपने सिटीजन्स को बचाने में लगा हुआ था। इंडिया भी कुछ नहीं बोला, यूरोप में भी कुछ नहीं बोला, यूएस में भी कुछ नहीं बोला, इनिशियली एटलीस्ट। अब यूएस का बाकी जगह से डिफरेंस ये है कि वहाँ पे प्रेसिडेंट इलेक्शन आ रहा है बहुत ही जल्दी, नवंबर में होने वाला है। तो वहाँ पे जो भी गलत हो रहा है, क्या होता है कि वहाँ के प्रेसिडेंट के ऊपर ही जाएगा ना, ठीक रहा, तो उनको
कोई चाहिए जिसके ऊपर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल सके। तब जाके पहली बार डोनाल्ड ट्रंप ने चाइना के अगेंस्ट बातें भी की और उनके अगेंस्ट जंग छेड़ दिया इकोनॉमिक। ठीक है, वो वहाँ के जो शेयर मार्केट है वहाँ से चाइनीज़ कंपनी को निकालना शुरू कर दिया, चाइनीज़ स्टूडेंट वीज़ा टफ कर दी, और भी काफ़ी सारी चीज़, सेवरल कम्युनिस्ट पार्टी चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी मेंबर्स को बैन कर दिया, ये सब वो शुरू कर दिया। घटना सिचुएशन ऐसा हो गया कि चाइना को पता चल गया कि अमेरिका के साथ इस तरह के रिलेशन के चलते हुए अमेरिकन कंपनी चाइना में बिजनेस कर नहीं सकते हैं, उनको जाना ही पड़ेगा। अगर अमेरिका कंपनी जाएगा तो कहाँ जाएगा? तो इधर न्यूज़ मीडिया में बहुत सारे बड़े बड़े लोग जो मतलब स्पेशलिस्ट लोग हैं आके बात करते हैं कि वियतनाम जाएगा, इंडोनेशिया जाएगा, इंडिया में ये नहीं है वो नहीं है, इंडिया में नहीं आएगा। ठीक है, पर मैं कहता हूँ कि लॉन्ग टर्म में इंडिया में ही आएगा, क्योंकि चाइना को ये पता है। क्यों पता है? चाइना इनकेस किया था, हालांकि वहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं है, हाँ डिक्टेटरशिप चलता है दुनिया में, कोई भी उधर जाना नहीं चाहता, फिर भी गया ना। इंडिया में तो डेमोक्रेसी है, फ्रीडम है, तो इंडिया में क्यों नहीं आएगा? चाइना में गया इसलिए कि वहाँ के बड़ा मार्केट था। अब इंडिया में भी बड़ा मार्केट है, चाइना की इक्विवेलेंट पॉपुलेशन है इंडिया में। अब इंडिया गवर्नमेंट अगर बोलता है कि किसी कंपनी को भाई तुम वियतनाम से माल बनाओगे कि इंडोनेशिया से बनाओगे, हम खरीदने वाले नहीं हैं, जो इंडिया की लोकल बनाएगा वहाँ से खरीदेंगे, तो वो कंपनी करेगा क्या? वो कंपनी इंडिया में प्रोडक्शन बनाएगा, अपना बिजनेस कौन ठप करना चाहता है बताइए, तो आएगा। तो चाइना देखा कि इंडिया ही टफ है, इंडिया को सबक एक जंग छेड़ देते हैं छोटा मोटा, और 62 के मापी इंडिया को सबक सिखा देते हैं, ताकि इंडिया कभी उनके सर उठा ना पाए, इंडिया डरे रहे। ठीक है, ताकि चाइना को कुछ टाइम मिल जाए अपना सिचुएशन को ठीक करने के लिए। इसीलिए रियल रीजन है, इसीलिए चाइना ने भेजा कि कुछ कर लेंगे। देखिए ना 15 जून में वो लोग अटैक भी किया था इंडियन सोल्जर को, उनको कभी पता नहीं था, वो सोच भी नहीं सके कि इंडियन ने उनको इतना जबरदस्त रिप्लाई देगा। हाँ, ये वो सपने में भी नहीं सोचा था। वो सोचा था कि हम इंडिया को बुलिंग करेंगे, वर्ल्ड को दिखाएंगे कि देखो इतने इंडियन सोल्जर को मार दिए, हाँ, हम कितना पावरफुल है। पर वो पासा उल्टा पड़ गया, इंडियन सोल्जर ने उनके इतना गर्दन मरोड़ के मारा, समझे ना? तो पूरा पासा उल्टा पड़ गया चाइना के लिए, और इंडिया के लिए उतना ही अच्छा हुआ। इंडिया, मैं तो मोदी जी को बधाई देना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उनका स्ट्रॉन्ग लीडरशिप के कारण ये हुआ। देखिए सैन्य तो पहले भी थे, अभी भी है, ये लीडरशिप का डिसीजन है, तब सैन्य मतलब सेना अपना काम कर पाता है। ठीक है ना? ये अगर कांग्रेस गवर्नमेंट होता और सेना ऐसा काम करता तो इंक्वायरी बिठा देता, तो इसी डर के कारण सेना नहीं काम करते थे कांग्रेस गवर्नमेंट के समय। खैर, हालांकि मोदी गवर्नमेंट के टाइम में दो एक चीज मोदी जी भी गलत कर रहे थे, जैसे कि डीमोनेटाइजेशन। वहाँ पे आज का जो लॉकडाउन सिचुएशन आप देख रहे हैं, डीमोनेटाइजेशन में भी कुछ हद तक लॉकडाउन हुआ है, लोगों के पास पैसा नहीं था माल खरीदने के लिए, है कि नहीं? तो गलत हुआ, ये मानना पड़ेगा। और जो है चाइना के अगेंस्ट जो आज मोदी जी स्टेप ले रहे हैं, ये 5 साल पहले ले लेते तो आज तक हम काफी बेटर पोजीशन में रहता, पर उनको लगा कि चाइनीज इन्वेस्टमेंट आएगा, चाइना हमें यूएन में परमानेंट सीट दिला देगा, इसीलिए चाइना के अगेंस्ट कुछ किया नहीं। और देखिए, जो कुत्ते का धुन होता है ना, वो कभी सीधा नहीं होता है कि नहीं? तो ये भी गलत कर बैठे। हालांकि देर है दुरुस्त है, अब तो आगे। और 3 नंबर रीजन जो है, हमारे हर गवर्नमेंट, प्रीवियस गवर्नमेंट आग मूंद के रहा था जब इंडिया के काफी सारे मैन्युफैक्चरिंग बांग्लादेश में शिफ्ट हो रहा था, चाइना में शिफ्ट हो रहा था। मेरा अपना एक दोस्त है, उनके पिताजी का तांबे का वायर का बिजनेस था, पूरा ठप पड़ गया जब चाइना के साथ कॉम्पिटिशन शुरू हो गया। और हम देख रहे हैं कि बांग्लादेश टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, सिरामिक इंडस्ट्री, ऐसे काफ़ी सारी इंडस्ट्री है जहाँ इंडिया के वर्चस्व था पहले। ऐसा क्या हो गया कि वो अभी इतना आगे बढ़ रहे हैं? अमेरिका से भी कहना चाहिए कि आप बांग्लादेशी इंडस्ट्री को इतना फ्री हैंड दे रहे हो, तो
हम कॉम्पीट नहीं कर पा रहे हैं, हमारे जबकि अमेरिका के साथ अच्छा रिलेशन है ना, हमें बोलना चाहिए अमेरिका को कि हमें इक्वल फैसिलिटी दो। और इंडिया गवर्नमेंट भी इंडियन जो जिस जिस सेक्टर कंपटीशन फेस कर रहा है, गवर्नमेंट शुड हेल्प दैट सेक्टर। ओके, सो ये कुछ मतलब प्रपोजल है जो गवर्नमेंट को मतलब नज़र में रखना चाहिए। एक तो है कि चाइना के जो भी डिसीजन अभी लिए हैं उस पर डटे रहे। दूसरा है कि अमेरिका के साथ रिलेशन को बहुत ही पुख्ता करें। और जो चीज़ इम्पोर्टेंट पॉइंट टू नोट कि बांग्लादेश, वियतनाम, इंडोनेशिया, मेक्सिको, ये 4 देश है, इनको राइवल समझना चाहिए, क्योंकि हर एक का एक अपना अपना पोटेंशियल है। बांग्लादेश हाईली एम्बिशियस, हार्ड वर्किंग पीपल, मेक्सिको अमेरिका के बाजू में ही बैठा है, और वियतनाम, इंडोनेशिया भी चाइनीज टाइप पीपल एंड दे आर डूइंग हार्ड वर्किंग देयर, दिस मच आई कैन से। और एक पॉइंट जो उभर के आया है रिसेंट डेज में, चाइना मैन्युफैक्चरर्स आर लुकिंग एट बांग्लादेश टू शिप देयर मैन्युफैक्चरिंग बेस टू बांग्लादेश। सो इन रिसेंट फ्यूचर आप देखेंगे कि चाइनीज मैन्युफैक्चरिंग बांग्लादेश से निकल के बाहर आ रहा है टू कॉम्पीट इंडिया। इसको भी गवर्नमेंट को ध्यान रखना चाहिए। 3 नंबर पॉइंट जो है कि पीएमओ को कुछ कुछ जो इमरजेंसी इश्यूज है वहाँ पे खुद को गाइड करना पड़ेगा, मॉनिटर करना पड़ेगा। एंड अफ्रीका और साउथ अमेरिका में हमारा कोर इंडस्ट्री जो है उनको एक्सप्लोर करने का सुविधा देने के लिए एज मच एज पॉसिबल गवर्नमेंट को हेल्प करना चाहिए। 14 पॉइंट जो है हाई एंड प्रोडक्ट्स के लिए हम जापान को सबसे इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, क्योंकि जापान के डेमोग्राफी में ज़्यादातर बूढ़े लोग अब बसवास कर रहे हैं, जबकि जापान के हाथ टेक्नोलॉजी है, उनके प्रोडक्शन ज़्यादा चाइना में चलता है, तो उसको वो चाइना से इंडिया में ही आए ऐसा व्यवस्था करना पड़ेगा गवर्नमेंट को। और जर्मन और अमेरिकन इंडस्ट्री के साथ भी जितना हो सके गवर्नमेंट को इंडिया में लाना पड़ेगा। और फाइनली एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, हमारे पास ऑल्दो डेमोग्राफी है बट हमारे इधर बहुत सारे बेकार स्टूडेंट्स भी बैठे हुए हैं जो पढ़ाई करके बेकार बैठे हैं, अनएम्प्लॉयड बैठे हैं। उसके पीछे एक बड़ा कारण ये है कि एम्प्लॉयमेंट एजुकेशन जो भी हुआ है ना वो प्रैक्टिकल नहीं है। मान लीजिए देखेंगे आप 2 करोड़ हिस्ट्री की मास्टर डिग्री बैठे हैं, तो ऐसे ही कोई आर्ट सब्जेक्ट में सेवरल स्टूडेंट्स हैं, उनके उतना एम्प्लॉयमेंट नहीं है, वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट के पीछे बैठे रहे, मतलब वेट करके बैठे रहते हैं कि कब गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट मिले। और एक बंदा 30 साल 35 साल तक गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट के पीछे बैठे अपना ह्यूमन रिसोर्स नष्ट कर देता है। ये माइंडसेट को चेंज करने के लिए ज़्यादा मतलब टाइट करना चाहिए ग्रेजुएशन डिग्री को, कि हाँ अच्छे लड़की ग्रेजुएशन कर पाए, ठीक है, और जिसको एग्रीकल्चर लेबर होना है वो उधर ही जाए। क्योंकि अभी हुआ इतना ग्रेजुएट बन गया जिसको कुछ नहीं पता है, वो हो गया ग्रेजुएट, मिल गया ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट, और वो बोल रहा है कि आप एग्रीकल्चर फील्ड में कीचड़ के साथ काम नहीं करूँगा। आप बताओ, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। गवर्नमेंट को बहुत ही केयरफुली ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करना चाहिए। खैर, अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब और बेल आइकॉन को दबाइए ताकि फ्यूचर नोटिफिकेशन मिलते रहें। धन्यवाद।